नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो जमीन, वफादारी और मेहनत के धागों से बुनी हुई थी। ये कहानी है मध्ययुगीन यूरोप की, जिसे एक बहुत ही खास सिस्टम ने सदियों तक अपने रंग में ढाले रखा। तो जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी की भी जिंदगी इस बात पर टिकी हो कि उसके पास जमीन है या नहीं, वो किसके प्रति वफादार है और वो मेहनत क्या करता है। आप फिर ये दुनिया थी क्या? ये व्यवस्था थी सामंतवाद, यानी कि फ्यूडलिज्म। और मजे की बात यह है कि यह शब्द फ्यूडम से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है सर्विस के बदले में मिली जमीन का टुकड़ा। बस इसी एक शब्द में पूरे सिस्टम का सार छिपा हुआ है। तो सवाल उठता है, यह सब शुरू कहां से हुआ? इसके सबसे पहले निशान हमें फ्रांस में मिलते हैं। फ्रांस को पहले गॉल के नाम से जाना जाता था और बाद में एक जर्मनिक कबीले फ्रैंक के नाम पर इसका नाम फ्रांस पड़ा। और यहीं से सामंतवाद का सिस्टम धीरे धीरे पनपना शुरू हुआ। अच्छा, तो इस सिस्टम के टॉप पर कौन लोग थे? मतलब पावर किसके हाथ में थी? चलिए बात करते हैं शासक वर्ग की, लॉर्ड्स और नाइट्स। तो इस पूरे पिरामिड के टॉप पर बैठा था लॉर्ड, जो एक बहुत बड़ी जागीर का मालिक होता था। उसके रहने की जगह को मैनर कहते थे, जो सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि उसकी ताकत और उसके कंट्रोल का असली सेंटर था। और लॉर्ड के ठीक नीचे आते थे नाइट्स। ये कोई मामूली सिपाही नहीं थे, बल्कि उस दौर के सबसे माहिर घुड़सवार योद्धा थे, जिनका सिर्फ एक ही काम था, अपने लॉर्ड की सेवा और हिफाजत करना। तो आखिर ये रिश्ता काम कैसे करता था? असल में ये एक बड़ा ही सीधा साधा कॉन्ट्रैक्ट था। सबसे पहले लॉर्ड अपनी जमीन का एक हिस्सा एक नाइट को देता था। जमीन के इस हिस्से को फीफ कहा जाता था। और सबसे जरूरी बात, इसके बदले में नाइट अपने लॉर्ड को मिलिट्री सर्विस देने का वादा करता था। मतलब जमीन के बदले वफादारी का एक पक्का सौदा। चलिए अब शासक वर्ग से नीचे उतरकर उस बड़ी आबादी की बात करते हैं, जिसके कंधों पर यह पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ था। ये था मजदूर वर्ग, और उनके ऊपर बोझ वाकई बहुत भारी था। इस वर्ग में ज्यादातर लोग थे सर्फ, यानी कृषिदास। देखिए, सर्फ सिर्फ मजदूर नहीं थे, वो उस जमीन से बंधे हुए थे जिस पर वो काम करते थे। एक तरह से वो लॉर्ड की प्रॉपर्टी का हिस्सा थे और उस जमीन को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि सामंती व्यवस्था में किसान वर्ग का सबसे ज्यादा शोषण होता था। उन्हीं की मेहनत से पूरा सिस्टम चलता था, पर उसका फायदा उन्हें ना के बराबर मिलता था। मतलब ये शोषण होता कैसे था? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है डबल टैक्स का बोझ। पहला था टीथ। ये चर्च को दिया जाने वाला टैक्स था। किसानों को अपनी साल भर की पैदावार का 10वां हिस्सा चर्च को देना ही पड़ता था। और दूसरा था टैली, जो उन्हें सीधे सीधे राज्य को देना होता था। हमने अभी चर्च के टैक्स टीथ की बात की, है ना? इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चर्च सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं थी, वो सामंती दुनिया में एक पैरेलल पावर थी, जिसकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी। इस दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे मठ या एबी। ये वो जगहें थीं जहां धार्मिक लोग आम लोगों से दूर, एक तरह से एकांत में अपनी जिंदगी गुजारते थे। कितनी दिलचस्प बात है कि मोनास्ट्री शब्द ग्रीक शब्द मोनोस से बना है, जिसका मतलब ही अकेला होता है। ये शब्द उनके जीने के तरीके को एकदम सही बताता है। पर देखिए, धार्मिक जीवन जीने के भी दो अलग अलग तरीके थे। एक तरफ थे मंक और नन, जो मठों की चारदीवारी के अंदर ही प्रार्थना और एकांत में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते थे। वहीं दूसरी तरफ 13वीं सदी से एक नया ग्रुप सामने आया, जिन्हें फ्रायर कहा जाता था। उन्होंने मठों में रहने के बजाय लोगों के बीच घूम घूम कर उपदेश देना और भीख मांगकर गुजारा करना चुना। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसको एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर इस पूरे सिस्टम का निचोड़ निकालना हो तो वो एक शब्द में है जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारियों की एक दुनिया थी। इसे ऐसे समझिए, हर क्लास एक दूसरे से अपने अपने जिम्मेदारियों से बंधी हुई थी। सबसे ऊपर लॉर्ड्स, जिनका काम था जमीन और सुरक्षा देना। बीच में नाइट्स, जिनकी जिम्मेदारी थी मिलिट्री सर्विस देना। और सबसे नीचे किसान और सर्फ, जो खाना और मेहनत मुहैया कराते थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो जो बात हमें समझनी है वो ये है कि जमीन, वफादारी और मेहनत की नींव पर बना ये मजबूत ढांचा कोई कुछ सालों की बात नहीं थी। इसने सदियों तक, सेंचुरीज तक यूरोपीय समाज को डिफाइन किया और लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर अपना असर डाला। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये इतना मजबूत सिस्टम सदियों तक चला, आखिर में वो कौन सी ताकतें रही होंगी जिन्होंने इसे तोड़ दिया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के बहाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।